चलो दोस्तों, बच्चों, हम शुरू करते हैं कक्षा 9 की फिजिक्स क्लास, जिसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है गति यानी मोशन। तो मैं यहां लिख देता हूं, आपके हमारा विषय है फिजिक्स, भौतिकी। और इस भौतिकी के अंदर जो हमारा चैप्टर है वो है गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। अब ये गति जो है ये क्या है? आपने देखा होगा बच्चों कि जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको हम गति के रूप में बोलते हैं। हवा भी चलती है लेकिन हमें वो दिखती नहीं है, और हवा का जो रुख है वो हमें इस प्रकार से पता चलता है कि या तो वो हमें छू के चलती है या फिर पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती है, उससे हमें पता चलता है। तो इस प्रकार गति का हम जो है एहसास कर सकते हैं हवा का। तो गति के लिए हम विभिन्न जो टॉपिक है वो इस प्रकार पढ़ेंगे कि जो टॉपिक्स वो इस प्रकार होंगे हमारे पास। पहला कि इस गति को पढ़ने से पहले हमें विराम अवस्था के बारे में जानना होगा। विराम अवस्था की वस्तु विराम अवस्था में किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि गति क्या है। गति के बारे में, इस विराम अवस्था के बारे में लेके हम फिर गति का बारे में बोलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि गति क्या है, क्योंकि इसका सीधा संबंध विराम अवस्था से है। जब तक विराम अवस्था नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें गति का आभास नहीं होगा। तीसरा है कि जब कोई वस्तु गति करती है तो वो स्वाभाविक है कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जो उसका पथ है, जो उसने दूरी तय की है, तो हम उसको नापते हैं। तो हम इस गति को जो है दूरी व विस्थापन के रूप में आगे पढ़ेंगे कि गति जब करती है कोई वस्तु, कोई पिंड, तो जरूर है वो दूरी तय करती है, तो हम दूरी व विस्थापन पढ़ेंगे गति के बाद में। अब जब वस्तु दूरी तय करती है तो उस दूरी तय कितना करती है और कितने समय में करती है, तो उस दूरी या विस्थापन की दर, यानी कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, तो हम इस रूप में जब लेंगे तो इसको बोलते हैं दूरी की दर, विस्थापन की दर। तो ये एक तरह से गति का मापन है। तो गति का मापन जो है दूरी या विस्थापन के रूप में, या जो गति का मापन है, गति का मापन हम 2 प्रकार से करते हैं। फिर एक तो चाल, दूसरा वेग। चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, ये इन चीजों को जो है कुछ और चीजें आती है बीच में, जो दिशा के रूप में लेंगे तो चाल वेग बन जाता है, दूरी विस्थापन बन जाती है। दूरी के साथ जब हम दिशा लगा देते हैं तो विस्थापन बन जाता है, जब चाल के साथ हम दूरी लगा देते हैं तो वेग बन जाता है। तो इसमें 2 तरह की राशियां आती है, अदिश व सदिश। इसको हम अलग से टॉपिक से पढ़ेंगे, अदिश और सदिश। अदिश वो राशि है जो सिर्फ और सिर्फ परिमाण बताती है, किसी भी भौतिक वस्तु का परिमाण बताती है। और जो सदिश राशि है वो सदिश राशि परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का भी ज्ञान देती है। तो ये 2 रूप में आती है, अदिश और सदिश में। तो ये जो ये दूरी और ये चाल अदिश राशि है, क्योंकि ये सिर्फ हमें परिमाण बताएगी, और विस्थापन और वेग इस परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बताएगी।
मतलब कि दूरी के साथ साथ हम दिशा बताएगी तो विस्थापन बोलेंगे उसको, और चाल के साथ में जब दिशा होगी तो उसको वेग बोलेंगे। तो इस प्रकार हम इस चाल और वेग को पढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट है कि जब हम गति का मापन करते हैं तो हमें चाल और वेग मिलता है। इसी प्रकार चाल या वेग का मापन या उसकी रेट लगाएंगे तो उसको हम त्वरण बोलते हैं। त्वरण कि कितनी फटाफट वस्तु त्वरित हुई, उसका वेग कितना ज्यादा था। कोई वस्तु 5 किलोमीटर पर घंटे से जाती है, दूसरी वस्तु 10 किलोमीटर पर घंटे से जाती है, तो इन दोनों के जो वेग का अंतर हुआ उसको हम त्वरण बोलते हैं। या एक वस्तु पहले 5 किलोमीटर पर घंटे जाती थी, फिर उसका 10 किलोमीटर पर घंटे हो गया, तो अब जो ये वेग बदला या चाल बदली, तो इस अंतर को पर समय के हिसाब से उसको त्वरण बोलते हैं। इसके बाद में हम इसका बल के रूप में पढ़ते हैं चीजें। बल, तो ये चीज बल तो अलग से अपन टॉपिक लेंगे, लेकिन ये भी एक गति का पार्ट है। तो हम इन चीजों को इस प्रकार 6 भागों में बांटा है हमने। तो सबसे पहले हम बच्चों स्टार्ट करते हैं विराम अवस्था। विराम अवस्था को लेने के लिए हम ये हमारे पास टॉपिक है विराम अवस्था। विराम अवस्था किसे कहते हैं? विराम अवस्था कि कोई भी वस्तु पिंड या कण जिसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदले, उसे हम विराम अवस्था कहते हैं। उसे विराम अवस्था कहते हैं। तो विराम अवस्था की खास बात क्या है? स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, ये खास बात है। तो इसको हम, जैसे आपके सामने मैं बैठा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक जगह पर ही बैठा हूं। जो वस्तु एक जगह पर ही बैठे, एक जगह पर ही रहे, समय के साथ उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति नहीं बदले, उसको हम बोलते हैं विराम अवस्था। अगर हम थोड़ा सा इसको ग्राफ के रूप में देखते हैं तो आपको इस प्रकार से हम बताते हैं कि इसकी विराम अवस्था का जो है क्या है। कि मान लो कोई 2 शहर है, एक शहर ए और एक शहर बी, ये बी, इसके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर। अब ए और बी की दूरी 100 किलोमीटर, तो ये तो हमेशा 100 ही रहेगी ना। इसकी स्थिति दोनों की आपस में कभी नहीं बदलेगी, ये तो आपको पता ही है। तो अगर हम इसको थोड़ा ग्राफ के रूप में देखें कि स्थिति समय के साथ नहीं बदले, तो अगर आपने ग्राफ तो बच्चों पढ़ा ही होगा, है ना, 8वीं के अंदर कई तरह के आपने ग्राफ आपने बनाए भी होंगे। तो इसको अगर हम, जैसे अभी आपके सामने मैं इसका एक खाका खींचता हूं ग्राफ का, कि ये किस प्रकार जो है वस्तु स्थिति नहीं बदलती है। ये जो है समय है हमारे पास, समय जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं या एक्स अक्ष बोलते हैं, आपको पता ही है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। इसको हम एक्स अक्ष को हम समय लेंगे, इसको हम दूरी लेंगे या स्थिति। अभी हम इसको स्थिति के रूप में ले रहे हैं, बाद में जाकर ये दूरी बन जाता है। फिर आपको अच्छी तरह, ये हमारा एक पॉइंट है जहां से हम सारी चीजें मूल बिंदु बोलते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे हम, मूल बिंदु क्या है। इस मूल बिंदु, ये हमारा ओ है, जहां से हम सब कुछ नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो ये हमारा ओ बिंदु है। मान लो कि ये जो ए है और ये बी, किसी भी समय T1, मान लो T1 है,
मान लो कि अभी समय हम यहां से नापते हैं कि O से T1 की के समय A की स्थिति, ये मान लो यहां पर A में हम यहां से लेते हैं, तो हमारा B की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर ही तो है। स्थिति इसकी कितनी है? 100 किलोमीटर। T2 पर तो हमारे पास इस बिंदु पर हमारे पास जब O था, मतलब नापा, तब ये 100 किलोमीटर था B शहर। T1 पर भी 100 और ये T2 पर ये भी 100। तो इस प्रकार अगर हम समय के साथ देखें तो इसकी जो है ये 100 किलोमीटर ही रहेगा हमेशा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट सीधी लाइन आती है ये। तो ये दूरी जो हमेशा A और B के बीच में समय के परिवर्तन के हिसाब से ये 100 किलोमीटर ही रहेगी। इसमें खास बात यह है, इसमें आपने खास बात देखी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि आगे कहीं पर भी जो ग्राफ आता है आपके सामने, उस अगर हम ग्राफ को पढ़ना है और उस ग्राफ में अगर समय के साथ दूरी की अगर ये समानांतर लाइन आ जाए, देखिएगा ये समानांतर लाइन किसके है? इस समय के साथ में है। तो अगर इस समानांतर लाइन आ जाए, इसका मतलब है कि वो वस्तु वहां ठहर गई है या वो वस्तु वहां पर स्थिर है, समय के साथ उसकी कोई स्थिति नहीं बदल रही है। तो ध्यान रखना कि अगर ये समानांतर लाइन हो जाए समय के साथ में, इसका मतलब वो स्थिर वस्तु है। और अगर हम इस ग्राफ को इस प्रकार बनाए, थोड़ा अक्ष चेंज कर दे है, तो हमें इस प्रकार मिलेगी। देखिए ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। इसमें देखिए ये O है। तो अगर मैं टाइम लाइन यहां लेता हूं, ये t, समय t और ये स्थिति, तो किसके पैरेलल जाएगी? ये y अक्ष के पैरेलल जाएगी। ये देखिए आप, y अक्ष के पैरेलल जाएगी लाइन इस प्रकार। तो ये 100 किलोमीटर दूरी जो है ना, ये वाली 100 किलोमीटर रहेगी, यहां पर ये 100 किलोमीटर रहेगी हमेशा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समय के साथ ये लाइन पैरेलल जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्थिति का, दूरी का, आगे जाके दूरी बन जाएगी ये। तो ये में जो है विराम अवस्था क्या देता है कि स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, और इसको हम ग्राफ के रूप में लेते हैं। तो ये ग्राफ के रूप में ऐसे आता है कि समय के अक्ष के साथ, समय चाहे बोले जो हम अक्ष ले रहे हैं, एक्स अक्ष ले या वाई अक्ष ले, तो वो समय के साथ पैरेलल लाइन बन जाती है, समानांतर लाइन बन जाती है। तो उसको हम विराम अवस्था में इस प्रकार से देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विराम अवस्था हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि गति क्या है। अब आपके सामने गति आएगी कि गति क्या है। अब हम गति को पढ़ते हैं। देखिएगा आपके सामने यह लिखा है कि किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना हो, निरंतर गति के साथ स्थिति बदलती हो। और स्थिर अवस्था में यहां सिर्फ जो है स्थिति नहीं बदलती, नहीं बदलना, निरंतर नहीं बदलना अगर शब्द आ जाए यहां पर, तो उसको हम गति नहीं कहते, उसको विराम अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गति तो हम ये देखते हैं कि हमारी परिभाषा क्या हो गई अब यहां पर कि किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना ही गति कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम जब है ग्राफ के रूप में देखते हैं, जैसे हमने विराम अवस्था में देखा, तो इसको हम अब ग्राफ के रूप में देखते हैं। वही हम दो शहर लेते हैं कि दो शहर, ये ए है एक और एक ये बी है, बिल्कुल सेम चीज। इनके बीच में जो है 100 किलोमीटर का फासला है।
100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब एक हम इस ए पॉइंट को रेफरेंस लेंगे, मूल बिंदु लेंगे, मूल बिंदु आगे भी बताएंगे क्या क्यों जरूरी है हमें। तो हम देखते हैं कि हमारा ए और बी के शहर के बीच में 100 किलोमीटर। अब यहां से एक आदमी रवाना हुआ, ठीक, एक पर्सन यहां से रवाना हुआ ए से। तो t इक्वल 0 पर हम देखते हैं कि ए जो है मूल बिंदु पर ही है। इसका मतलब उसने कोई दूरी या कोई स्थिति नहीं बदली, कोई दूरी तय नहीं की, बस उसकी स्थिति नहीं बदली। तो मान लो कि ये जो है 1 घंटे में, इन 1 आवर, ये कितना गया, 10 किलोमीटर गया। उसके एक अगले घंटे में वापस, मतलब कि कुल 2 घंटे में 20 किलोमीटर गया। मतलब कि जो ये 1 घंटा था यहां से यहां तक उसने 10 किलोमीटर तय किया। इस प्रकार अगर ये हम तीसरे घंटे की बात लें तो ये मान लो 30 किलोमीटर गया। मतलब कि वो हर घंटे के अंदर 10 किलोमीटर फासला तय करता है। उसका मूल बिंदु क्या है, ओ क्या है हमारा, शहर ए। तो अगर हम इसको इस प्रकार देखते हैं, अब ये देखना आपकी विराम अवस्था और आपको किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है या एक्स अक्ष बोलेंगे इसको अपन। ये है जो है हमारा वाई अक्ष है। ये हमारा शहर ए, एक शहर ए है। यहां से हम उस आदमी जो कि मोटरसाइकिल पे, कार पे, किसी पे रवाना हुआ है, उसको हम मूल बिंदु ओ लेते हैं। ये मूल बिंदु हमारा ओ हो गया। अब यहां से वो, अगर ये पहले हम ये देख लें कि ये वहां समय लाइन है हमारी, ये हमारी स्थिति लाइन है, या किलोमीटर बोल देते हैं हम इसको, दूरी बोल देते हैं ये, या इसको स्थिति बोल देते हैं हमारी, कि 1 घंटे में उसकी वस्तु की स्थिति क्या थी, एक घंटे बाद में 10 किलोमीटर थी। इसलिए हमारा जो है ये अक्ष जो है इस प्रकार जाएगा, वाई अक्ष में ये हमारी स्थिति किलोमीटर, या इसको हम दूरी भी ले सके, बाद में लेंगे दूरी। अभी फिलहाल हम ये 3 चीजें इसलिए लिखी है कि आपको आगे जाके भी इसमें परेशानी ना आए कि हम वाई एक्सिस पर ये लेते हैं और ये। मान लो कि 1 घंटे, अब हम जो हमारा 100 किलोमीटर का यहां से 10-10 किलोमीटर के रूप में हम 10, 20, 30, 40, 50, ये 60 और आगे अगर हम करते जाएंगे तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60, और उस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो है हमारा 1 घंटा हो गया, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा घंटा। इस प्रकार हम समय के साथ एक्स एक्सिस के साथ हम समय लेते जाएंगे। तो हमारा यहां से वो बिंदु से जो है ये 1 घंटे में कितना गया, 10 किलोमीटर। हमारा 10 किलोमीटर पॉइंट ये आ गया। 2 घंटे में कितना गया, 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर आ गया। और 3 घंटे में कितना गया, ये 30 किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर आ गया। चौथे घंटे में कितना आ गया, तो ये अब मैं आप एक डॉटेड लाइन बना देता हूं ताकि आपको स्थिति जो है अच्छी तरह समझ में आ सके। ये यहां पर जो है चौथे घंटे की स्थिति हमारे सामने ये आ गई। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ, सारे बिंदु को मिला लें, इस प्रकार हमें एक लाइन मिलती है। इसमें लाइन सही नहीं आई तो मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने ये बिंदु इस प्रकार मिला लेता हूं, एंड सो ऑन। ये देखिए, ये एक लाइन आ रही है जो कि समय के साथ एक एंगल भी बना रही है, थीटा। ये देखिए, ठीक है। तो ये लाइन जो बन रही है, इस स्थिति बदलने की वजह से ये लाइन इस प्रकार बदल रही है। तो इसी को हम गति बोलते हैं कि समय के साथ ये जो है दूरियां बदल रही है और ये बी की तरफ जा रहा है, और 100 किलोमीटर जाएगा तब ये आपका बी की शहर तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार हम इसको गति के रूप में बोलते हैं। तो हमारे सामने गति की क्या परिभाषा हो गई कि किसी वस्तु, कण अथवा
पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना गति कहलाता है। ये हमारे पास गति की परिभाषा हो गई और आपको इसको याद रखना है। ठीक, जो गति की परिभाषा क्या है, मोशन क्या है। तो मोशन के कई रूप हमारे सामने आएंगे, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम, ये हमारे पास गति हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि अब गति का वर्णन किस प्रकार करें हम, ये हमें देखना है। क्योंकि गति का वर्णन करने के लिए हमारे पास मूल बिंदु होना जरूरी है। ये मूल बिंदु हमारे सामने है। आपने देखा कि हमने गति को पढ़ा। इस गति को हमने देखा कि हमें एक जो है बिंदु चाहिए जहां से हम दूरी माप सके कि वो उसने कितना पथ तय किया, उस पथ की दूरी हम जान सके। तो इसको ये क्यों जरूरी है, यह देखिए। मैं एक यह वाक्य लिखता हूं कि देखिएगा, मेरा घर स्कूल से, स्कूल नहीं लिखूंगा, मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है। अब देखिए, इससे कुछ भी पता नहीं चलता कि ये अधूरा वाक्य है कि मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन कहां से दूर है भाई, किससे दूर है। इस प्रकार हमें ये 5 किलोमीटर जो है सिर्फ और सिर्फ दूरी बता रहा है, परिमाण बता रहा है, दिशा भी नहीं बता रहा। 5 किलोमीटर है ये। इसका मतलब ये हमें कोई न कोई वो रेफरेंस पॉइंट, वो मूल बिंदु चाहिए जिसकी, जहां से हम इसको बता सकें कि ये मेरा घर कहां से 5 किलोमीटर दूर है। कि अगर हम, अब मैं वाक्य ये वापस ऐसा लिख दूं कि जैसे मैंने पहले वो स्कूल सब मिटा दिया था, अब देखिए कि मेरा घर स्कूल से या स्टेशन से, कैसे भी ले लो, स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है। ये देखिएगा, अब ये वाक्य पूरा हुआ कि स्कूल से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है या स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से हम वो दूरी नाप सके। अब देखिएगा, यहां पर आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है। ये निर्देश बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति बता रहा है, एक चित्र, ये हमारा एक ओ पॉइंट है। ये ओ पॉइंट जो हमारा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, या जो निर्देश बिंदु भी बोलते हैं इसको, मूल बिंदु या इसका निर्देश बिंदु भी बोलते हैं। निर्देश मतलब आज्ञा देना, कुछ बताना, है ना, जो हमें डायरेक्ट कर सके, उसको हम निर्देश बिंदु बोलते हैं। ये निर्देश बिंदु हो गया आपके सामने। तो अगर यहां पर अगर बी की पोजीशन देखें तो एक्स एक्सिस की ओर है 50 मीटर, मतलब कि ओ से, इस ओ से दूरी 50 है, हम इसको नाप सकते हैं। इसी प्रकार ओ से सी मीटर, इससे विपरीत दिशा में 50 मीटर है सी बिंदु। तो इस ओ से सी बिंदु है, और अगर हम सी से बी बिंदु भी ले तो 100 मीटर ये आ गया आपके सामने। लेकिन यहां पर देखिए ए जो है, इसमें देखिए तो आपको ये यहां पर एक जो दिशा भी दे रखी है पूर्व, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया और दक्षिण हो गया। तो ये पूर्व मतलब ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। ये 45 डिग्री जो बता रहा है वो जो है नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर और पूर्व के बीच में स्थित है। ये 45 डिग्री बनाता हुआ, ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाता हुआ है ईस्ट नॉर्थ के की तरफ है। ये पूर्व हो गया। तो अगर हम पूर्व की बात करेंगे, पूर्व से उत्तर की ओर है ये 45 डिग्री। ये चीज हम नापेंगे, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस एक्सिस है ये। तो ये हमें मूल बिंदु इसलिए चाहिए, रेफरेंस एक्सिस भी इसलिए चाहिए कि हम वहां से निर्देशित करें कि चीज कहां है। कि आपको जाना है 5 किलोमीटर, तो आप पूछोगे ना मुझे 5 किलोमीटर कहां जाना है, तो हम कहेंगे आपको उत्तर की ओर जाना है, यहां से स्कूल जाना है, यहां से 5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन जाना है, तो आपको यहां से कहां जाना है। तो यह हमें एक निर्देशित करता है, इसलिए आपको निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास ये जो गति है
इस गति का के लिए कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। हमारे पास इस गति की एक परिभाषा और है। एक परिभाषा हमने पीछे बताई थी आपको कि किसी भी वस्तु, पिंड अथवा कण की स्थिति समय के साथ बदलती रहे उसे हम गति कहते हैं। लेकिन किसके सापेक्ष बदलती रहे? निर्देश बिंदु के सापेक्ष। अब यहां पर हमारे पास एक अन्य चीज आ गई है, निर्देश बिंदु। तो अगर ये निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन को वस्तु की हम गति कहते हैं। तो आपको बच्चों मूल बिंदु क्यों हमारे जरूरी है आपको पता चल गया होगा, और आपको विराम अवस्था और गति के बारे में आपको पता लग गया होगा। इसलिए हम जब गति की बात करते हैं तो विराम अवस्था की बात करना जरूरी है, क्योंकि वो उसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही, बदल ही नहीं रही। इसलिए आपके सामने वस्तु की विराम अवस्था और गति दोनों आपने पढ़ ली और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। दो ही परिभाषा है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम आगे जो है गति को जैसे हम आगे करेंगे, देखना अब आपके सामने कुछ मुख्य गतियां आपके सामने आ रही है। एक जिसको हम सरल गति बोलेंगे, इसको या सरल रेखीय गति, कि यदि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। एकदम सीधी सीधी जाते हैं तो हमारे सामने जो है सरल रेखीय गति, ये सरल रेखीय गति सबसे साधारण गति है और इसी को हम आपके पूरे चैप्टर के अंदर सरल रेखीय गति ही पढ़ेंगे। वृत्ताकार और दोलनीय गति जो आपके सामने लिखी हुई है वो नहीं पढ़ेंगे हम। तो सरल रेखीय गति क्या है कि वस्तु जब एक सरल रेखा में सीधी सीधी जाती है, जैसे हम पैदल पैदल कहीं जाते हैं तो वो हमारे सामने एक सरल रेखीय गति है। यह वस्तु आप मोटरसाइकिल पर जा रहे सड़क पे, तो ये कौन सी है कि एक मान लो सड़क है, ये सड़क, इसमें गति कर रहे तो आपका सरल रेखीय गति है। जैसा इसने एक उदाहरण में लिखा है कि लंबे पाइप के अंदर कि अगर आप एक गेंद डाल दो, बॉल डाल दो, एक ये बॉल है, अगर इसको आप यहां डाल दो बॉल को, तो बॉल जो इसके अंदर जाएगी तो जो ये इसकी गति होगी यहां पर इसके अंदर, तो इसको हम बोलेंगे सरल रेखीय गति, क्योंकि सीधी सीधी जा रही है, इसलिए हम इसको सरल रेखीय गति बोलेंगे। इसका एडवांस जो टॉपिक है वो हम लेंगे, इसका वृत्ताकार और दोलन गति का, तो वो आपके एनटीएससी वगैरह में काम आएंगे, उसकी एडवांस क्लास अलग से होगी। अभी तो हम इतना ही सीमित रहते हैं कि इसका आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं, सिंपल। अब वृत्ताकार गति कैसे? वृत्ताकार, आपको वृत्ताकार से शब्द से मतलब ही पता लगा हुआ कि वृत्ताकार मतलब जब कोई कण वस्तु के वृत्ताकार, वृत्त के रूप में, वृत्त जो गोला है उस गोले के रूप में चले, इसको हम वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है ना। आपके उदाहरण के रूप में कि हल्की रस्सी से बांधे पत्थर को क्षैतिज दिशा में घुमाने पर पत्थर की गति। ठीक है। अब यह क्षैतिज दिशा क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना। ये क्षैतिज दिशा आपके सामने क्या है, ये क्षैतिज दिशा और लंबवत दिशा, दो दिशाएं होती है कि अगर हम धरती के सरफेस के एकदम पैरेलल जाते हैं, उसके समानांतर जाते हैं, तो उसको हम जो है क्षैतिज दिशा बोलते हैं। ठीक है। क्या? धरती के समानांतर। अगर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज दिशा। अगर धरती के लंबवत जाएं, हम ऊपर की ओर चल जाते हैं तो उसको हम लंबवत दिशा बोलते हैं। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। तो धरती के या पृथ्वी के, धरती के
लंबवत दिशा, मतलब ऊपर की ओर। जो जाएगा उसको हम, ये तो हो गई आपकी लंबवत दिशा, लंबवत दिशा, और ये हो गई आपकी समानांतर दिशा, यानी कि क्षैतिज दिशा। ये दिशा, ये क्षैतिज दिशा होगी आपके सामने। तो जो वस्तु, अब अगर हम ये बोले कि आपकी जो पत्थर है वो किस प्रकार घुमाए क्षैतिज दिशा में, ये हम कैसे घुमाए, तो आपको मैं जो है वृत्त बना के बताता हूं कि क्षैतिज दिशा कैसे घूमती है और लंबवत दिशा कैसे घूमती है। देखिएगा, ये जो आपके सामने सर्कल है इसको मैं यहां अलग से बना देता हूं, इस प्रकार से बना देता हूं ना। इसको बोलेंगे हम धरती के समानांतर। आपको कैसे दिखेगा, अब देखिएगा, मैं इसी के साथ एक और गोला बना देता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से क्षैतिज और लंबवत जो है वो दिखाएंगे हम। ये देखिए, ये वस्तु इस प्रकार घूम रही है, ये इस दिशा में घूम रही है और ये इस दिशा में घूम रही है। देखिएगा ढंग से, पत्थर को बांधकर अपने सर के ऊपर ले जाके ऐसे गोल गोल घुमाइएगा तो उसको हम बोलेंगे क्षैतिज। तो हमारे पास ये वृत्ताकार हो गया। अब ये दोलन गति, तीसरा हमारे पास है दोलन गति। अब आपको दोलन किसी जो है दोलन गति के बारे में बताते हैं, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं कि दोलन गति क्या है। दोलन गति आपके सामने जो परिभाषा है वो लिखी हुई है, इसको मैं समझाता हूं आपको कि किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द नियत समय अंतराल में दोहराई जाने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। अब थोड़ा सा टिपिकल है कि ये जो शब्द है, किसी माध्य स्थिति, इस किसी एक पॉइंट के चारों ओर, एक बिंदु के इर्द गिर्द, एक पॉइंट, माध्य स्थिति मतलब एक पॉइंट, उसके इर्द गिर्द घूमे नियत समय अंतराल, एक जो है कांस्टेंट टाइम, नियत मतलब कांस्टेंट और समय अंतराल, इसके बीच में अगर दोहराई जाए गति तो उसको हम दोलन गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की गति। तो और दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा जो उदाहरण है दोलन गति का वो है झूला झूलना। उदाहरण क्या है? झूला झूलना। जब हम झूला झूलते हैं तो वो वस्तु हम दोलन करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं। तो इसकी माध्य स्थिति कहां हुई? जहां से ये झूला बंधा हुआ है वो उसकी माध्य स्थिति हुई है। वो तो उस माध्य स्थिति के जो है उसके चारों ओर, उसके इर्द गिर्द, चारों ओर भी नहीं, इर्द गिर्द वो घूमता है, तो इसको हम दोलन गति कहते हैं। अब मैं आपको इस वृत्ताकार और दोलन गति दोनों को लेकर एक बार समझाता हूं, आपको फर्क समझ में आएगा कि दोलन गति और वृत्ताकार गति क्या हो गई। देखिएगा बच्चों, मैं एक सर्कल बनाता हूं यहां पर बड़ा सारा, जिसका केंद्र बिंदु ये सी है। ये सी और इसके मैंने दो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दो आदमी इस बिंदु ए से रवाना हुए, एक ऐसे जा रहा है, जाएगा, और एक ऐसे जाएगा। देखिएगा, ये हमारा केंद्र बिंदु ओ है, ये ध्यान रखना।
माध्य स्थिति बोलेंगे इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हमारी माध्य स्थिति है। अब एक व्यक्ति जो है या ऐसे गया, एक मान लो जब ये व्यक्ति यहां से यहां आया तो ये व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति यहां से यहां आया, ठीक है। ये व्यक्ति यहां आया इस पॉइंट पर, ये मान लो P1 है पॉइंट, ये P2 है और ये K1 है मान लो पॉइंट, ये K2 हुआ, ये पॉइंट K2 हुआ। अब ये जब P2 पर आदमी इस P3 पॉइंट पे आया, ये P3 तो ये यहां पर K3 पे आया, ठीक है। ये फिर आगे चला, पॉइंट P4 पे आया तो ये पॉइंट K4 पे आया। जब ये पॉइंट P5 पे आया तो ये K5 पे आया। जब ये यहां पर P6 पे व्यक्ति आया तो यहां पर K6 पे आया, वापस दोनों मिल गए, ये दोनों वापस मिल गए। अब देखना बच्चों, अब आगे की स्थिति देखना कि जब ये दोनों व्यक्ति यहां मिल गए, अब जो व्यक्ति इस पथ पर जा रहा था तो वो इस पथ पे आ गया वापस यहां पर P7 पर। लेकिन अब ये कहां जाएगा, अब ये वापस जाएगा, अब वापस ये K5 पोजीशन पे आ गया, ये वापस देख रहे हैं आप, ये वापस K5 पोजीशन पे आ गया। और जब P8 पे आएगा पॉइंट, यहां पर मान लो P8 पे आया तो ये व्यक्ति जो है यहां आ गया, ये देखिएगा। और जब ये P9 पे आया व्यक्ति तो ये यहां आ गया, सेंटर पॉइंट पे मध्य स्थिति पे आ गया। और जब ये व्यक्ति P10 पे आया तो ये K2 पे वापस आ गया। और जब ये व्यक्ति P11 पॉइंट पे आया तो ये K1 पे आया। और जब ये यहां आया व्यक्ति तो ये भी वापस यहां आ गया। तो ये व्यक्ति जो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है वो इसकी दिशा एक ही है, ऐसे या ऐसे होगी। लेकिन अब ये व्यक्ति पहले इधर आया फिर वापस इधर आया, मतलब कि इस बिंदु पे अब लेके बात करें तो ये पहले इधर गया फिर यहां गया, फिर इधर गया फिर यहां आया। अब हम इस पोजीशन, इस पॉइंट को यहां से ले सकते हैं। तो इस मध्य स्थिति के ये इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए ये जो मोशन है ये वाला, इसको दोलन मोशन बोलेंगे, दोलन गति, ये दोलन गति है। और ये है आपकी वृत्ताकार गति। बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि वृत्ताकार गति और दोलन गति आपको एक ही पॉइंट पे बताया है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोलन गति दोनों के लिए मध्य पॉइंट जरूरी है, लेकिन ये जो है आपका दोलन गति जो है दिशा परिवर्तित कर देता है, लेकिन ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। अतः हम वृत्ताकार और दोलन गति आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। इसके एडवांस क्लास और लेंगे अलग से। बच्चों, आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको एक काम करना है, हमारा राज पुरोहित जी साइंस क्लासेस का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल का बटन दबाइए, तभी ताकि आपको जैसे ही हमारा नए वीडियो बने, आप अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए और आगे आप अपनी क्लास को सुचारू रूप से चालू रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।